पाक डेस्पन का कामयाब तजर्बा किया है। जी, इस टाइम हम ईरान शाम में मौजूद हैं। पाक बहरिया सी पैक के जरिए होने वाली तजारत की मुकम्मल निगरानी और हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ ग्वादर पोर्ट पर। मैं हूं नाजिया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाजिया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम 3 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पर चीज़ें बड़ी वायरल हो रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना, जब हर एक उस चीज़ पर गुफ्तगू कर रहा है तो हम भी उसको आज की वीडियो का हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो दौरा तुर्की था, उस दौरान जो उनकी तैयब उर्दवान से बात हुई और वो जो ऑडियो और वीडियो जो सामने आई है उसमें वो क्या कह रहे हैं, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि फेसबुक पर हर जगह पर आपको साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साथ उनकी अहलिया जो एक वीडियो वायरल हुई है उसके बारे में बात करेंगे कि किसने किया, क्यों किया, इसके पीछे क्या एजेंडा था, और इसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ आज जैसा कि आप सबके इल्म है, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो मनाया जाता है। माहौलियात का आलमी दिन जो है वो मनाया जाता है। इसके बारे में भी मैं ज़रूर इस पर बात करूंगी ताकि हम अपने बच्चों को, सबको इसके बारे में आगाही फ्राहम कर सकें। हम एज अ सिटीज़न, एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर हम इसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब का जो दौरा तुर्की था उसके बारे में, कि जब उर्दवान से मिले हैं, पहले तो थोड़ी सी चीज़ें माजरत के साथ, शायद किसी को ये बात बुरी लग जाए, लेकिन जब आप जाते हैं तो आपको प्रोटोकॉल्स का पता होना चाहिए कि आप एज अ प्राइम मिनिस्टर आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी, कैसे मुखातिब करना है। ऐसे नहीं होता कि आप अपने किसी बचपन के दोस्त से उठ के मिलने चले गए हैं, जी आपका बड़ा जिगरी वो दोस्त है गली मोहल्ले में, साथ ही आप उनके साथ गुल्ली डंडा खेलते रहे और आप उनके साथ जो है वो मिलने के लिए चले गए। इस तरह से नहीं होता है। तो इसमें दूसरी बात ये कि जो वीडियो बनाई थी वो भी इजराइल से यही पता चला है कि मरियम औरंगजेब जो थी उन्होंने वो वीडियो बनाई और उसके बाद वो सोशल मीडिया पर डाल दी, जो कि वायरल हो गई। और उसमें फिर मजाक जो का एक पहलू लोगों ने उसमें से निकाल लिया। अब देखने की बात ये थी कि सबसे पहले ऐसी बात करने की जरूरत नहीं थी। जो शहबाज शरीफ साहब ने उर्दवान से कहा कि मैं आपके लिए आम लेके आया हूँ, उन्होंने शायद कहा गालबन आगे से कि मुझे पता है कि जो पाकिस्तान के आमों का टेस्ट होता है। मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर ये समझती हूँ कि आप अगर पाकिस्तान में भी किसी ऑफिशियल मीटिंग में बैठे हुए हैं तो आप एक तौर तरीके से उसी तरह से बैठते हैं, जो कि एक माहौल होता है, एक डेकोरम होता है उस जगह का। ये नहीं होता कि आप हर जगह पे एक ही तरह से बात कर रहे होते हैं। चले माना शहबाज शरीफ साहब और मियाँ साहब, ये दोनों भाई समझते हैं कि तुर्की के साथ, खासतौर पर उर्दवान के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। देखिए, अगर जब वो आपकी अपनी पर्सनल सिटिंग रूम में आए, उनसे आप उनसे मुलाकात करें, तब आप जो मर्जी उनसे बातें करें, आप कैजुअल हो, जैसे मर्जी आपका दिल करे। लेकिन जब आप एक इस फोरम पे बात करें जिधर और भी बड़ी शख्सियात आई हुई थी और आप उस मौके पर जिस तरह से उनको मिल रहे हैं और शहबाज साहब खुद ही उनको पकड़ के राइट लेफ्ट से उनको जफियां डाल रहे हैं, तो ये भी एक मुनासिब बात नहीं गई। दूसरा, जो उन्होंने आमों वाली बात की वो भी ठीक नहीं गई। चले, अगर आपने कर ली तो जिन्होंने वीडियो बना के दोबारा सोशल मीडिया पर डाली तो उनको चाहिए था, ये तो एक मामूली सी बात थी कि उसको एडिट करते, उसकी आवाज को म्यूट कर देते और फिर आप उसको डाल देते। अगर डालना बहुत जरूरी थी, ये वीडियो शेयर करना बहुत जरूरी था, तो थोड़ा सा इन चीजों को देख लेना चाहिए था ताकि चाहे हंसाई का मौका ना मिले, किसी को बात करने का मौका ना मिले। और दूसरी बात कर लेते हैं साथ ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की। वो लाइब्रेरी के बाहर गालबन बैठे हुए हैं अपनी अहलिया के साथ। तो आई थिंक कोई अफगानी वो कहा जा रहा है जो आदमी था जिसने उनको कहा, जिसके जवाब में बाजवा साहब उनको ये कहते हैं कि मैं पुलिस को बुलाता हूँ, जिस पर अब सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हुई है। लोग उसका मजाक बना रहे हैं कि एक साबिक आर्मी चीफ ये कह रहा है फ्रांस में, एक दूसरे मुल्क में बैठ के, कि मैं यहाँ की पुलिस को बुलवाता हूँ। यानी कि उनको इस चीज़ का ट्रस्ट है कि वहाँ की पुलिस भी जो है वो कितनी एक्टिव है, हमारी पुलिस की तरह से नहीं है कि जिसको एक फ़ोन कॉल जाती है तो बहुत बड़े बड़े जो मुजरम होते हैं वो बाहर भी आ जाते हैं और बेकसूर अंदर भी चले जाते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इस तरह से ओपनली बैठ सकें, बैठ जाएं या सामने आ जाएं। फिर एक कंट्रोवर्सी जो बनी हुई है मुल्क के अंदर, जिस तरह से इमरान खान साहब जो कुछ भी कह रहे हैं कि बाजवा का नाम ले लेके, तो जो उनके फॉलोअर हैं वो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं फैले हुए हैं। अगर आपके खिलाफ इस तरह की कंट्रोवर्सी बनी हुई है तो आपको चाहिए कि आप कुछ अर्सा के लिए आप ना बाहर आएँ। अगर
बाहर आए तो अपनी उसमें से पेरेंट्स शो ना करें, कुछ ना कुछ कर लें। अगर बहुत मजबूरी है आपकी बाहर निकलना, अगर आपको घूमने फिरने का शौक है तो थोड़ा सा आप एहतियात कर लें या थोड़ा सब्र कर लें, मामला ठंडे हो जाएं तो फिर चीफ साहब आप बाहर आ जाएं, घूम फिर लें सड़कों पे, लाइब्रेरियों में। तो शायद इस तरह की चीजें देखने को ना मिले आज, क्योंकि आज के जो हालात है ना, जो आजकल का दौर है वो बहुत डिफरेंट है। जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का गुजर चुका वो गुजर चुका। आज का सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास मोबाइल, जो एक मोबाइल जो मेरा ख्याल है किसी गन से कम नहीं है। जिधर जिसका दिल करता है वो खड़ा होकर बोलना शुरू कर देता है। वो के पहले जब पीटीआई के दौर में हमने देखा मरियम औरंगजेब बाहर गई, उनको जिस तरह से वहां पे किया गया, और अभी भी नवाज शरीफ के घर के बाहर वहां लंदन में जो कुछ होता है वो भी सबके सामने। किसी चीज को भी मैं ये नहीं कहती ये बहुत अच्छा काम है, ये होना चाहिए, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। देखिए हर चीज को एक तहजीब के दायरे में रह के करना चाहिए। किसी से इख्तलाफ है तो वो भी तहजीब के दायरे में रह के करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई फैमिली के साथ बैठा, कोई बहन या बेटी के साथ बैठा हुआ आप गालियां देनी शुरू कर दें, इस तरह से करना शुरू कर दें। देखने जो कर रहे हैं, जो उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कभी वन साइडेड चीजें नहीं होती हैं, हमेशा दूसरे बंदे की भी इन्वॉल्वमेंट होती है तो चीजें होती हैं। अगर खान साहब उस वक्त एक पेज पर थे, सब कुछ मिल मिला के हो रहा था, तो आज अगर वो उनसे अलहदा हो गई या उनकी चीजें साथ चल नहीं पाई तो आप उनको बुरा कहना शुरू कर देंगे, उनको इस तरह से टारगेट करना शुरू कर देंगे, ये कतई भी मुनासिब बात नहीं है। और अब हम बात कर लेते हैं आज माहौलियात का जो है वो आलमी दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो कि माहौलियाती आलूदगी के एतबार से उन 10 ममालिक में शामिल होता है। वैसे तो शायद हमारा नंबर, अगर एजुकेशन की बात करें तो पता नहीं हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी पहली 500 में भी कोई आती है या नहीं आती, लेकिन हम इन चीज़ों में जो सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो सारी खराबियाँ होती हैं, हम उसमें पहले नंबर पर आ जाते हैं, पहले 10 नंबरों में हम शामिल हो जाते हैं। अब बात ये है कि जो कुछ भी हो रहा है ये सडनली तो नहीं हुआ, इसमें चीज़ें बहुत सालों से, मैं कहती हूँ कि दहाइयों से चलती आ रही हैं, जो अब सारा कुछ जो सामने आ रहा है। और बात ये है कि एक तो चीज़ ये थी कि जो खराब होना था वो हो चुका, जो माहौलियाती तब्दीलियां हम देख रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा कि जून में जिस तरह से बारिशें हुई, जिस तरह से ओले पड़ रहे हैं, अभी भी जनूबी पंजाब की बात करें, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, उन इलाकों की बात करें जिस तरह से वहाँ पे बारिशें हुई हैं, इवन दो कि इस्लामाबाद में भी बहुत बारिशें हुई हैं, लेकिन इतनी आलाबारी होना इन मौसमों में लोगों ने इंजॉय तो किया कि जून में जी मई का मौसम बना हुआ, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन इसके फसलों पर क्या असरात होते हैं। पहले हमारी गंदम को नुकसान पहुंचा, अब आम की फसल है। इस तरह से अगर ये मौसमाती तब्दीलियां बरकरार रहीं तो ना सिर्फ हमारी जो काश्तकार भाई हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये नुकसान का बायस बनेगा, बल्कि और बहुत सी बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं और लोगों की सेहत डिस्टर्ब होती है। और क्योंकि अगर आप ये देखें कि यकदम एक चीज़ का पहले ट्रांजिशन होती थी, गर्मी का मौसम होता था, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो था वो हम सर्दी की तरफ ट्रांसफर होते थे, सर्दी से गर्मी की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता। अब क्या होता है, एक दिन में टेम्परेचर 18 तक चला जाता है, जैसा कि अभी चंद दिन पहले की बात करें जो इस्लामाबाद का टेम्परेचर था 18 तक चला गया, और उसके 2-4 दिन बाद ही टेम्परेचर फिर से अगर 37 और 40, एक हफ्ते के अंदर तो 40 चला जाएगा। तो जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा, बहुत से लोग जो सेंसिटिव होते हैं इन चीज़ों के बारे में वो बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, लोगों की सेहत ख़राब हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो हमारी फिजा में जो आलूदगी है, जो हम कचरा फेंकते हैं और उनको एक सोल्यूशन है कि हम उनको जला देते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बन रहा है। और इसमें यह है कि हुकूमत ने जिस तरह से कैंपेन शुरू किया था पीटीआई के दौर की, अगर हम बात करें कि पॉलीथीन बैग्स जो है, प्लास्टिक के बैग्स जो हैं, इस पर पाबंदी लगाई थी कि इसके बाद आप कपड़े के बैग इस्तेमाल करें या कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। लेकिन फिर कुछ अर्सा के बाद लोगों ने खुद डिमांड करना शुरू कर दिया कि भाई हमें शॉपर में चीज़ें डाल के दें, जो कपड़े का थैला है वो तो 10-20 रुपए या 50 रुपए का हमें लेना पड़ता है। इस मामले पे आके मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट को और प्राइवेट इदारों को मिलकर इस पर सोचना चाहिए, इस पर पॉलिसी बनानी चाहिए। एक तो ये कि जो मैन्युफैक्चरर हैं वो जो प्लास्टिक के बैग्स बनाते हैं उनको चाहिए कि वो दूसरे ऐसे जिसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, उस मटेरियल के वो बैग्स बनाएं ताकि माहौल को मज़ीद जो है वो नुकसान ना पहुंचे अगर उनको उस कचरे को अगर जलाया जाता है तो। और दूसरा ये है कि हमारी इंडिविजुअल भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम दुकानदार से, शॉपकीपर से क्लेम ना करें कि हमें जो है वो शॉपिंग बैग दिया जाए, बल्कि हमें चाहिए कि हम घर से कोई कपड़े का थैला इस तरह से वो चीज़ें लेके जाएँ। जैसे कि हम गाड़ी में अपना मोबाइल रखना तो नहीं भूलते, तो इस तरह से हमें एक अपना कपड़े का वो जो थैला है वो रखना नहीं भूलना चाहिए, ताकि हम कम प्लास्टिक वाली चीज़ें घर में लेके आएँ, कम शॉपिंग बैग लेके आएँ और कम फिर ये कचरा इकट्ठा होकर जिधर डंप किया जाता है, फेंक दिया जाता है, सिंपल उसको जला दिया जाता है, जो कि फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनता है। और फिर जो हमारी फ़िज़ा में जो आलूदगी है उसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं, जब सर्दियों का मौसम आता है, जो स्मोक हमारे सामने आती है, किस तरह से लोगों की आँखों, गले को और सांस की बीमारियों का जो है वो सबब बनती है।
और ये चीज़ें हम अगर अपने घर से स्टार्ट करें, हम बच्चों को अवेयरनेस दें कि ये चीज़ें कितनी खतरनाक है हमारे माहौल के लिए और हमें अपने माहौल को साफ करने के लिए क्या करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ बच्चों को सिर्फ आईटी और इन चीज़ों की तरफ जो है हमारे मुल्क में सिर्फ बच्चों को आईटी और इस तरह की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, उन पर उनकी तरफ राग़िब किया जाता है। लेकिन जिस कंट्री में, जिस मुल्क में, जिस शहर में, जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, उसको कैसे साफ़ करना है और एक ज़िम्मेदार शहरी के होने के नाते हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, इस पर हम अपने बच्चों को नहीं बताते हैं, जिसको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस तरह दूसरे बाहर के मुल्कों में होता है कि जो कचरा है, उसको भी डिवाइड किया जाता है कि जो काँच है, प्लास्टिक, उनको अलहदा किया जाता है और जो सब्जियों और फलों के छिलके होते हैं, उनको एक जगह पे अलहदा रखा जाता है और बाद में उसका फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे मुल्क में भी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि हम इसमें फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने में मददगार साबित हो सकें। और हुकूमती सतह पर जो है कुछ इस तरह की जो रिसाइकिल के जो प्लांट्स हैं, जो प्लास्टिक के मटीरियल की चीज़ें बनी हुई हैं, उन पर भी काम होना चाहिए। और दूसरा ये है कि इस चीज़ पर मीडिया में भी इस पे कैंपेन्स चलनी चाहिए और हर एक आदमी को जो है वो अपना एक ज़िम्मेदार शहरी होने का फ़र्ज़ भी अदा करना चाहिए कि अगर आप लोग ये डिमांड ही ना करें प्लास्टिक बैग्स की तो फिर भी बात बन सकती है। और दूसरी बात ये कि हुकूमत अगर उन फैक्ट्रीज़ को एक अल्टरनेटिव दे और उसके बाद ये उनको बैन करे कि भई आपने ये नहीं बनाने, तो फिर भी इसमें बेहतरी आ सकती है। तो आज की वीडियो में ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? बातें की आप उससे मुत्तफ़िक हैं, नहीं मुत्तफ़िक हैं? अगर मुत्तफ़िक हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मुत्तफ़िक हैं तो एक लॉजिकल अपना आर्गुमेंट जो है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।